सेकेंड सेमेस्टर में है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इसकी यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है वो हम समझेंगे। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है सिस्टम क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। तो जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जो वर्ड आ रहा है सिस्टम, उसकी परिभाषा सबसे पहले हमको मालूम होनी चाहिए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आखिर ये सिस्टम है क्या। तो सिस्टम कई घटकों का एक सेट है जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कुछ उद्देश्य को पूरा करते हैं, है ना। कई कंपोनेंट, बहुत सारे घटक, घटक को इंग्लिश में अपन बोल देंगे कंपोनेंट। तो अगर सिस्टम को परिभाषित करना है तो सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं हम घटक होते हैं। और कैसे होते हैं, अपने आप में अलग अलग नहीं होते, अपने आप में वो किसी तरीके से इंटरेक्ट किए होते हैं, किसी तरीके से वो आपस में जुड़े होते हैं और उसको एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। अभी जस्ट इसमें आगे उदाहरण भी आने वाला है। आज के वातावरण में हमारे आसपास सिस्टम के कई अलग अलग रूप हैं। जैसे इंसान का शरीर एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, अपना बॉडी जो है पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सारा पूरा बॉडी को अगर आप देखोगे तो पूरा बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं और जो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मानव का पूरा शरीर बनाते हैं और फिर वो उस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। इस बायोलॉजिकल सिस्टम में कई पार्ट्स का एक सेट है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, स्पेशल सेंसिटिव सेल, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट हुए और सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते, बॉडी की पूरी संरचना बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है कि इस प्रकार से बॉडी है। बॉडी में देखो अलग अलग सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आप इसके नाम भी पढ़ सकते हो, है ना। वाइट ब्लड सेल, स्प्लेन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें क्या हैं, अलग अलग कंपोनेंट है। पूरे कंपोनेंट का अलग अलग कार्य है और ये सारे कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद पूरा एक ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सिस्टम अलग अलग प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो। तो हमने जैसे बॉडी का सिस्टम का उदाहरण दिया कि ह्यूमन का पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, वैसे कंप्यूटर भी अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम को हिंदी वर्ड क्या कहेंगे, तंत्र, जिसमें कंपोनेंट होते हैं और जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम कैसे कहा जाता है, इसमें आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, स्टोरेज डिवाइस होती हैं, स्पीकर होता है, माइक होता है, प्रिंटर होता है, अलग अलग कंपोनेंट है। सारे कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं और एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। क्या उद्देश्य होता है, इसमें हम कार्य कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, किसी भी प्रकार से वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं। ये भी एक सिस्टम का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से हम निम्नलिखित प्रमुख उदाहरणों को सिस्टम के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। और भी सिस्टम के उदाहरण हैं, आप अगर अपने आसपास देखोगे तो हर जगह आपको सिस्टम का उदाहरण मिल जाएगा। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, जहां सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तथा एम्प्लॉयर के साथ भी ऑर्गेनाइजेशन को एक फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए इंटरेक्ट करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी उदाहरण दिया गया है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, जहां सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तथा एम्प्लॉयर के साथ भी ऑर्गेनाइजेशन को एक फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजर होता है और बाकी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर मतलब जो आप उसको हिंदी में मालिक बोलते हैं, तो जो उसका ऑनर होता है कंपनी का, वो इंटरेक्ट करता है, वो सबको कार्य अलग अलग अलॉट करता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। इसका मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज आपस में इंटरेक्ट करके एक कंपनी को चला रहे हैं, तो वो पूरी कंपनी भी एक क्या हुई, सिस्टम कहलाई। इसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम भी एक सिस्टम के रूप में होता है। उसके अंतर्गत क्या आता है, एजुकेशन सिस्टम को कैसे बोलते हो, सबसे ऊपर क्या होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी होती है। फिर उसके नीचे बोर्ड आते हैं, जैसे एमपी बोर्ड हो गया। फिर उसके नीचे, बोर्ड के नीचे स्कूल आते हैं, स्कूल के अंदर में टीचर आते हैं, टीचर के अंदर में स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये एक पूरी जो है आप कह सकते हो पूरा एक के बाद एक जो है कंपोनेंट्स है एक सिस्टम के, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर मुख्य बात बताई जा रही है, अलग अलग उदाहरण देकर के सिस्टम को समझाया जा रहा है कि सिस्टम होता क्या है। अब यदि बात आती है
कि हम किस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तो उदाहरण अपन ने अलग अलग देख लिया। हम अपने विषय में पढ़ने जा रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उस सॉफ्टवेयर को भी एक सिस्टम समझा जाता है। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसे बनता है, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसके बारे में पूरी 5 मिनट दी गई है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनीज में, जैसे अपना एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं एमपी ऑनलाइन का। उसको कौन बना रहा है, टीसीएस कंपनी बना रही है। तो टीसीएस कंपनी उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या करती है, पूरे तरीके को इस्तेमाल करती है। क्या तरीके होते हैं उसको ही आप इस विषय में पढ़ रहे हो, है ना। इसी प्रकार से अब सिस्टम की और डिटेल दी गई है कि सिस्टम शब्द को ग्रीक भाषा सिस्टमा से लिया गया है। सिस्टम शब्द अपने आप में हिंदी में तो इसको तंत्र बोल देते हैं, लेकिन ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक भाषा से आया है, सिस्टमा से लिया गया है। इसका अर्थ कंपोनेंट या फंक्शनिंग यूनिट्स के मध्य रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज करता है। अतः हम एक सिस्टम को संसाधनों या फंक्शनल यूनिट के कॉम्बिनेशन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो एक सिस्टम में क्या होती है, फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। फंक्शनल यूनिट्स मतलब जो आपस में इंडिविजुअल भी कार्य करती हैं, कार्य करना उसका कुछ उद्देश्य होता है। जैसे एक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में माउस भी एक फंक्शनल यूनिट है। ऐसा तो नहीं है कि ये बेकार में लगा हुआ है, ये काम करता है तब तो अपन माउस पॉइंटर को चला पाते हैं। इसलिए जो भी कंपोनेंट एक सिस्टम से जुड़े होंगे वो एक अलग फंक्शनल यूनिट्स होगी, वो अलग अपने आप में कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, जो दिए गए कार्य को आपस में सिस्टम के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। प्रत्येक सिस्टम के निश्चित लक्षण तथा फीचर्स होते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो कि इसको हम सिस्टम बोलेंगे कब, जब इसके ये लक्षण होंगे। तो क्या कौन कौन से लक्षण होंगे सिस्टम के, पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक सिस्टम पहले से निर्धारित गोल एंड ऑब्जेक्टिव को रखता है जिसके अनुसार यह कार्य करता है। एक सिस्टम तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक कि इसका उद्देश्य परिभाषित नहीं होता। तो किसी भी चीज को हम सिस्टम तब तक कहेंगे जब तक उसमें निम्नलिखित लक्षण होंगे। निम्नलिखित लक्षण में पहला है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। तो कोई भी चीज को हम सिस्टम तब कहेंगे जब उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर पिक्चर दी गई है पूरे कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसका भी उद्देश्य है कि इससे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ऑफिस में लोग इसमें काम करते हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सिस्टम कहा जाएगा। तो कोई भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है उसका एक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। किसी भी सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस का स्वीकार योग्य लेवल होता है। सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वह उसके स्टैंडर्ड के अनुसार हो। कुछ भी चीज बनेगी तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होगा। मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अगर कोई गाड़ी बनाती है तो उनका पहले से एक स्टैंडर्ड है कि इस रेंज की गाड़ी इस मानक के अनुसार, इस स्टैंडर्ड के अनुसार बनेगी। वैसे ही यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड है कि कीबोर्ड को इस तरीके से बनाना है, उसका स्टैंडर्ड ये होगा, उसमें इतनी कीज होंगी, स्पीकर इस तरीके से डिजाइन करना, माइक इस तरीके से डिजाइन होगा, प्रिंटर इस तरीके से होगा। सबका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है और उसी स्टैंडर्ड के अनुसार आगे भी उसको चलाया जाता है, आगे भी उसको बनाया जाता है ना। तो सिस्टम में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तीसरा एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रत्येक सिस्टम या तो प्राकृतिक होता है या व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक आप जानते ही हो, है ना, जो है पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, सूर्य का प्रतिदिन उदय होना, फिर अस्त होना, ये सब हमको जो दिखाई दे रहा है, प्रकृति में जो मौसम बदलती, सारा एनवायरनमेंट का सिस्टम बना हुआ है। तो उसी प्रकार से वो तो हो गया प्रकृति के द्वारा बनाया गया। या जो व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है सिस्टम, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जो एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट करता है, एक सिस्टम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि उसके एनवायरनमेंट के अनुसार बनाया जाए। अब हर चीज को उसके एनवायरनमेंट के अनुसार बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को क्या एग्जांपल से बनाया, क्या एनवायरनमेंट के अनुसार बनाया गया कि भाई उसको इतने ज़्यादा आप गर्मी में नहीं रख सकते, उसको आपको इतने ही टेम्परेचर में रखना है। या जैसे आप मेडिकल में आ जाएं तो सबसे अच्छा उदाहरण समझ लेंगे, कोई भी इंजेक्शन है, मेडिसिन है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है कि ये इस एनवायरनमेंट में रहेगी तो ये सही काम करेगी, और इससे अगर बाहर आप इसको वैसे एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे तो हो सकता है इसका कार्य करना बंद हो जाए और ये खराब हो जाए। तो कोई भी सिस्टम है उसका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, उसी में उसको रखा जाता है या उसी में वो कार्य करता है।
उसके बाहर वो आएगा तो कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है सीमाएं या बाउंड्रीज। प्रत्येक सिस्टम परिभाषित सीमाओं को रखता है जिसके साथ इसे ऑपरेट किया जाता है। इन सीमाओं के अनुरूप सिस्टमों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। मतलब बाउंड्रीज होती है, हर सिस्टम की अपनी एक सीमा होती है, उसी के अंतर्गत कार्य करता है। उदाहरण के लिए लैपटॉप है, बिजली चली जाती है, इसका बाउंड्री क्या है कि 2 घंटे तक इसकी बैटरी चलेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या हुई, 2 आवर का ये बैकअप देगा, केवल 2 घंटे का ये बैकअप देगा। तो कोई भी सिस्टम हो गई उसकी क्या होगी, कोई ना कोई सीमाएं होंगी। तो अगर ये चीज नहीं होती तो वो सिस्टम नहीं कहलाता। कोई भी सिस्टम है तो उसमें जो है कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, जो अपन ने पढ़ा उसमें एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है। तीसरी हमने पढ़ा उसमें कोई ना कोई सीमाएं होना चाहिए, बाउंड्रीज होना चाहिए। अगला है इंटरफेस उसका होना चाहिए सिस्टम का। इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम अपने वर्ल्ड के बाहर इंटरेक्ट करता है, अर्थात सिस्टम दूसरे तरह के सिस्टमों के साथ इसके इंटरफेस के माध्यम से इंटरेक्ट करता है। तो कोई भी सिस्टम है उसका एक बाहरी वातावरण होता है जिससे वो बाहर के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप बाहर के वातावरण से यूजर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, या मॉनिटर में टच स्क्रीन के माध्यम से। तो ये जो बाहरी इसमें जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो इंटरफेस हम इसको बोलेंगे। ठीक है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए। तो सिस्टम की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जिसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर तथा क्रम को दर्शाती है। यह कंपोनेंट्स का व्यवस्थित रूप होती है जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल रिलेशनशिप टॉप लेवल पर प्रेसिडेंट से शुरू होती है तथा बॉटम लेवल पर वर्करों पर आकर समाप्त होती है। यह रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को दर्शाती है। तो सिस्टम में एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सबसे ऊपर मैनेजर, मैनेजर के अंदर में सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के अंदर में कर्मचारी, कर्मचारियों के अंदर में लेबर। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो किसी भी सिस्टम में पूरा एक स्ट्रक्चर बना करके जो है कार्य होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगला सिस्टम की विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलोगे इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एक तरीके को रेफर करता है जिसमें प्रत्येक कंपोनेंट सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट के साथ फंक्शन के रूप में इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो हर सिस्टम की जो यूनिट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसका आपस में किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर में माउस चलाते हैं तो माउस किसके माध्यम से लगा हुआ है, तार के माध्यम से, यूएसबी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो लैपटॉप सिस्टम है माउस से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, यूएसबी के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। अगली इसकी विशेषता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये एक दूसरे के साथ एक प्लान के अनुसार लिंक तथा कोऑर्डिनेट करते हैं। एक उप सिस्टम दूसरे उप सिस्टम की इनपुट पर निर्भर करता है जो प्रॉपर रूप से फंक्शन को पूर्ण करता है। तो जो भी कंपोनेंट है सिस्टम के वो एक दूसरे पर, कहना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होंगे, है ना। एक दूसरे पर आप कह सकते हो कि निर्भर होंगे। अगर आप माउस नहीं लगाओगे तो इसमें माउस पॉइंटर काम नहीं करेगा, और अगर माउस को अलग अलग इस्तेमाल करने की सोचोगे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों एक दूसरे के इनपुट पर इंटरडिपेंडेंस है। तो ये भी एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई कि सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होंगे। अगला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस बिंदु से संबंधित होता है कि कैसे एक सिस्टम के एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं। इसका अर्थ है कि सिस्टम के पार्ट्स एक यूनिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे सीधी बात की जा रही, इंटीग्रेशन क्या वो तरीका है जिसके माध्यम से 2 कंपोनेंट सिस्टम के आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत, अगर आप जाओगे इसको देखने के लिए तो आप कीबोर्ड को खोलिए, कीबोर्ड में देखिए कि किस तरीके से ये कीबोर्ड लैपटॉप के साथ जुड़ा हुआ है। क्या तरीका है कि जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो किस तरीके से तार के माध्यम से वो सिग्नल हमारे लैपटॉप में प्रोसेसर तक जाते हैं। तो इंटीग्रेट क्या है, दोनों को जोड़ने का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अगला है मूल उद्देश्य। सिस्टम का मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण इसका मूल उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यूजर को सेंट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पूरे सिस्टम का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका मूल उद्देश्य। आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर का जो वो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कार्य इंसान बहुत समय लगा करके करता है, कैलकुलेशन, गणना है,
उसको वो बहुत तेजी से सेकंड के अंदर के भी सेकंड में वो क्या कर सकता है, उसको तेजी से परफॉर्म कर सकता है। ये उसका मुख्य उद्देश्य हुआ, किसी भी कार्य को तेजी से परफॉर्म करना। तो कोई भी सिस्टम है उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसकी विशेषताएं पढ़ी कि सिस्टम की विशेषताएं जो हैं ये होती